हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर इंग्लिश युवक भारती की बुक से। चैप्टर का नाम है मिसिज एडिस, जो कि शीला काय स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ये आपकी जो न्यू कोर्स की बुक है इंग्लिश युवक भारती, उससे लिया गया है। दिस इज़ द बुक। तो चलिए हम मिसिज एडिस जो चैप्टर है उसको रीड करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नंबर है 1.5 मिसिज एडिस। और साथ ही साथ चैप्टर रीड करते हुए हम इसे लाइन वाइज पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उन्हें भी देखते जाएंगे। ये चैप्टर जो है एक लेंथी चैप्टर है, तो इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। शीला काय स्मिथ वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट। शीला काय स्मिथ एक अंग्रेजी उपन्यासकार और कवियत्री थी। नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार एंड पोएट मीन्स कवियत्री। Many of her novels were set in the borderlands of Sussex and Kent in the English regional tradition। और उनके जो मतलब कई उपन्यास हैं वो अंग्रेजी क्षेत्रीय परंपरा में ससेक्स और कैंट के सीमावर्ती इलाकों में स्थापित किए गए हैं। ससेक्स इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, मतलब एक तालुका है ये इंग्लैंड में, एक काउंटी है। और कैंट में इन द इंग्लिश रीजनल ट्रेडिशन, मतलब अंग्रेजी क्षेत्रीय परंपरा है ससेक्स, उसमें लिखे गए हैं। हर बुक, उनकी किताब द एंड ऑफ द हाउस ऑफ एलार्ड बिकेम ए बेस्ट सेलर। उनकी किताब जो है जिसका नाम है द एंड ऑफ द हाउस ऑफ एलार्ड बेस्ट सेलर रही, मतलब बहुत अच्छी बिकी। द स्टोरी इज़ अबाउट ए पीजेंट वुमेन। और ये जो कहानी है, मतलब जो अभी हम आगे मिसिज एडिस पढ़ेंगे, ये किसके बारे में? ये किसान महिला के बारे में। पीजेंट होता है किसान। ये एक किसान महिला की है। हु फाइंड्स ए डेस्परेट यंग मैन एट हर डोर स्टेप, जो अपने दरवाजे पर एक हताश युवक को पाती है। डेस्परेट मीन्स हताश युवक को, यंग मैन्स युवक को पाती है, एट हर डोर स्टेप अपने दरवाजे पर। ये कहानी एक किसान महिला की है जो अपने दरवाजे पर एक हताश पुरुष को पाती है। प्लीडिंग ऑफ हर टू गिव हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस, जो उससे पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगा रहा है। प्लीडिंग मीन्स गुहार लगा रहा है, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, फ्रॉम द पुलिस, जो उसको पुलिस से सुरक्षा दे, इसके लिए उससे गुहार लगा रहा है। ही हैड बीन पोचिंग ऑन द नियर बाय स्टेट, वह पास की संपत्ति पर अवैध शिकार कर रहा था। पोचिंग मीन्स अवैध शिकार करना। एंड इन पैनिक, और तेजी में, जल्दीबाजी में, हैड किल्ड वन ऑफ द गेम कीपर्स, और जल्दी में क्या किया उसने, एक रखवाले को, जो गेम कीपर था मतलब पशुओं का जो रक्षक था, कीपर होते हैं रखवाले, जो वहाँ पर पशुओं का, जहाँ पर वो शिकार कर रहा था उनका जो रखवाला था उसको उसने मार दिया था। तो यही पूरी कहानी इस चैप्टर मिसिज एडिस में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं। मिसिज एडिस, इन नॉर्थ ईस्ट ससेक्स ए ग्रेट टंग ऑफ लैंड रन्स इनटू कैंट। इन नॉर्थ ईस्ट ससेक्स, ससेक्स मैंने अभी आपको बताया ना, ससेक्स क्या है? एक काउंटी इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, मतलब दक्षिण इंग्लैंड के में क्या है, एक तालुका है। इंग्लैंड में ससेक्स के उत्तर पूर्व में एक ग्रेट टंग ऑफ लैंड रन्स इनटू कैंट। टंग ऑफ लैंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा, एक भूमि की लंबी पट्टी। इंग्लैंड में सक्सेस के उत्तर पूर्व में भूमि की एक लंबी पट्टी कैंट में प्रवेश करती है। रन्स इनटू कैंट मीन्स कैंट में प्रवेश करती है, मतलब कैंट इलाके में जाती है। इट इज़ ए लैंड ऑफ वुड्स, ये जंगल की ज़मीन है। वुड्स कहते हैं जंगल को। यहाँ पे वुड जो है लकड़ी, वुड माने लकड़ी नहीं है, वुड सिर्फ वुड आप बोलेंगे तो लकड़ी होता है, WOOD वुड, लेकिन उसमें एस लगते ही वो जंगल बन जाता है, लकड़ियों का जंगल। यानी कि इट इज़ ए लैंड ऑफ वुड्स, ये जंगल की ज़मीन है। वुड्स मीन्स जंगल। दी ओल्ड हैमर वुड्स ऑफ द ससेक्स आयरन इंडस्ट्री। ओल्ड हैमर वुड्स, हैमर वुड जो है वो नाम है, जैसे जंगलों का नाम होता है ना, जैसे हैमर वुड है, आगे और एक नाम आएगा सिंडर वुड, जैसे हमारे यहाँ पर भी है गिर फॉरेस्ट है ना, हमारे यहाँ गिर के जो जंगल हैं वो इतने घने हैं, लाइक दैट। इट इज़ ए लैंड ऑफ वुड्स, ये जंगल की भूमि है। दी ओल्ड हैमर वुड्स ऑफ द ससेक्स आयरन इंडस्ट्री। ससेक्स आयरन इंडस्ट्री एक नाम है। ससेक्स लोहा उद्योग, ये क्या है? ससेक्स आयरन उद्योग। आयरन को हिंदी में बोलते हैं लोहा। ससेक्स आयरन उद्योग मतलब ससेक्स लोहा उद्योग। एंड अमंग द वुड्स दी ओल्ड हैमर वुड्स ऑफ द ससेक्स, मतलब हैमर वुड, हैमर माने वैसे हथौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर हैमर वुड्स मतलब जंगल के लिए नाम दिया गया है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, यहाँ पर देखिए हैमर वुड्स, वुड माने फॉरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया ना जंगल को बोलते हैं। डेस्क्राइब्ड एज हैमर, इसको मतलब जंगल को नाम दिया गया है हैमर, बिकॉज क्योंकि इन द पास्ट, पुराने ज़माने में आयरन यूज टू बी मेड। यूज्ड टू का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? उन आदतों को बताने के लिए जो पहले तो थी लेकिन अभी नहीं रही। किसका यूज़ किया जाता है? यूज्ड टू का। उन बातों को बताने के लिए जो पहले थी लेकिन अभी नहीं है। जैसे कि आई यूज टू प्ले
आई यूज़ टू प्ले इन वाटर विद माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो अपने दोस्तों के साथ पानी में खेला करता था, लेकिन अब नहीं खेलता, मतलब वो आदत मेरी छूट चुकी है। कब? मेरे बचपन में ही। वहाँ पे हमने यूज़ टू का यूज़ किया। तो ये कह रहा है बिकॉज इन द पास्ट, क्योंकि पुराने काल में आयरन यूज टू बी मेड, लोहा बनाया जाता था। टू बी मेड बनाया जाता था कैसे? यूजिंग टिम्बर एंड वाटर, कि लकड़ी और पानी की मदद से लोहा बनाया जाता था। कब बनाया जाता था? पुराने ज़माने में, लेकिन अब नहीं बनाया जाता। बताया ना मैंने आपको कि यूज टू का यूज़ उन बातों को बताने के लिए, उन आदतों को बताने के लिए किया जाता है जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं रही है। तो इसलिए उस जंगल का नाम क्या है? हैमरवुड है। हैमरवुड मतलब हथौड़े का जंगल नहीं है, ये उस जंगल का नाम ही है हैमरवुड। तो हैमरवुड की जगह आप सीधे फॉरेस्ट भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो पुराने उसका नाम हैमरवुड क्यों पड़ा? क्योंकि उस जमाने में जो लोहा था, जो इस्पात था, उसको बनाने के लिए लकड़ी, टिम्बर माने होती है लकड़ी, लकड़ी और पानी का उपयोग किया जाता था लोहा बनाने के लिए। तो ये कह रहा है कि ससेक्स आयरन उद्योग के ओल्ड हैमरवुड्स, मतलब ओल्ड हैमरवुड्स मतलब ओल्ड वुड्स मतलब पुराने जंगल, और जंगल के मध्य में एंड अमंग द वुड्स, और जंगल के मध्य में ग्लीम, ग्लीम होता है चमकता, ग्लीम दी हैमर पॉन्ड्स। हैमर पॉन्ड्स मतलब अब हथौड़े के तालाब थोड़ा ही ना होगा, यहाँ से हैमर आप हटा दो, सिर्फ पॉन्ड्स को देखो। हैमर उसका नाम है, हैमर पॉन्ड्स मतलब हैमर पॉन्ड्स मतलब उस तालाब का नाम है, जैसे सिंडर पॉन्ड्स, गिर पॉन्ड्स, लाइक दैट। ऐसे ही हैमर पॉन्ड्स उस तालाब का नाम है। तो ये कह रहा है ओल्ड हैमरवुड्स और जंगल के मधोमध यानी कि मध्य में चमकते हुए हैमर के तालाब, मतलब हैमर तालाब, मतलब उस तालाब का नाम है हैमर पॉन्ड्स। ओइंग टू, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं एक बार एक साथ पूरा क्लियर कर देती हूँ कि इंग्लैंड में ससेक्स के उत्तर पूर्व में भूमि की एक लंबी पट्टी कैंट में प्रवेश करती है और यह भूमि जंगल की भूमि है। ससेक्स आयरन उद्योग के ओल्ड हैमरवुड्स और जंगल के मधोमध मध्य में चमकते हुए हैमर के तालाब। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। ओइंग टू द थिकनेस ऑफ द वुड्स, और थिकनेस क्या होता है? सघनता, मतलब बहुत ज़्यादा, थिकनेस मतलब बहुत घना, ऑफ द वुड्स, और जंगल की सघनता को देखते हुए द रोड दैट पासेस मिसेज, मतलब वुड्स होते हैं जंगल और थिकनेस ऑफ द वुड मतलब बहुत घना। जंगल कैसा था? इतना घना, इतना घना था। हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे जंगल हैं जो इतने घने हैं कि वहाँ पर सूरज के प्रकाश की एक किरण तक नहीं पहुँचती। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वुड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ओइंग टू द थिकनेस ऑफ द वुड्स, वो जो जंगल था वो इतना घना था। यहाँ पर थिकनेस का मतलब मोटाई नहीं है, यहाँ पर थिकनेस का मतलब क्या है? घना, मतलब सघन था, बहुत ज़्यादा थिक था। वहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ थे। द रोड दैट पासेस मिसिस एडिस कॉटेज, जो रोड थी, जो मिसिस एडिस की कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, आप झोपड़ी भी कह सकते हैं, जो जंगल वगैरह में बीच में लोग बना के रहते हैं ना, रखवाली करने के लिए, सुरक्षा के लिए, वही कॉटेज कहलाती है। हिंदी में इसका मीनिंग है झोपड़ी। तो जो मिसिस एडिस की कॉटेज थी, इट्स डार्क लॉन्ग बिफोर द फील्ड्स बियॉन्ड, मतलब वो कह रहा है कि जंगल इतना घना, कह रहा है नहीं, कह रही है, क्योंकि राइटर लेडीज है हमारी, वो कह रही है कि जंगल इतना घना है कि श्रीमती एडिस की जो झोपड़ी है उसके आगे जाने वाली सड़क जो है खेत के पार दूर तक अंधेरे में डूबी हुई है। मतलब जंगल इतना घना है कि कुछ भी, अगर लाइट भी होगी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दूर तक दिख रहा है। एडिस कॉटेज इज डार्क लॉन्ग बिफोर द फील्ड्स बियॉन्ड, मतलब दूर तक, दूर छोर तक खेतों में उनकी जो है झोपड़ी जो है, पूरा रास्ता जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। दैट नाइट देयर वॉज नो ट्वीलाइट एंड नो मून, और उस रात आकाश में जो था कोई धुंधलका नहीं था। ट्वीलाइट होती है धुंधलका। उस रात आकाश में कोई धुंधलका नहीं था, एंड नो मून, और चांद भी नहीं था। ओनली ए फ्यू प्रिक्स ऑफ फायर, सिर्फ कुछ सितारे। प्रिक्स ऑफ फायर का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है स्टार्स, ये देखिए, प्रिक्स ऑफ फायर स्टार, सितारे। ओनली ए फ्यू प्रिक्स ऑफ फायर इन द ब्लैक स्काई अबव द ट्रीज, सिर्फ कुछ जो थे सितारे जो थे, तारे जो थे, वो आकाश में जो है, मतलब पेड़ों के बीच से झांक रहे अंधेरे प्रकाश में, केवल कुछ तारे झिलमिला रहे थे। या आप कह सकते हैं कि पेड़ों के ऊपर, यहाँ पर लिखा है ना अबव द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर काले आकाश में क्या कर रहे थे? बस कुछ तारे जो थे वो झिलमिला रहे थे। मतलब पेड़ों के ऊपर काले आकाश में केवल कुछ तारे चमक रहे थे, उसके अलावा आकाश में ना कोई धुंधलका था, ना कोई चांद था, कुछ भी नहीं था। बट वॉट द डार्कनेस हिट द साइलेंस रिवील्ड, लेकिन उस अंधेरी रात ने जो छिपाया था, बट वॉट द डार्कनेस, डार्कनेस होता है अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे ने, हिट माने छिपाना, लेकिन उस अंधेरे ने जो छिपाया था, द साइलेंस रिवील्ड, और खामोशी ने सब बता दिया। रिवील होता है प्रकट करना, खामोशी ने क्या किया? रिवील कर दिया, उसे प्रकट कर दिया।
In the absolute stillness of the night, windless and clear, every sound was distinct, intensified. मतलब इतनी उस शांत अंधेरी रात में खामोश, निर्वात और स्पष्ट, हर आवाज़ कैसी स्पष्ट और तेज सुनाई दे रही थी. एवरी साउंड वॉज डिस्टिंक्ट, हर आवाज़ जो थी वो स्पष्ट और तेज, इंटेंसिफाइड मतलब तेज, स्पष्ट और तेज सुनाई दे रही थी, क्योंकि जो रात थी वो एकदम खामोश और शांत थी. द डिस्टेंट बार्क ऑफ ए डॉग एट डेलमोंडन, डेलमोंडन जो है वो एक जगह का नाम है. डिस्टेंट होता है दूरी, मतलब दूर डेलमोंडन में जो है एक कुत्ते के, मतलब डेलमोंडन में दूर एक जगह में एक कुत्ता जो था वो भौंक रहा था. मतलब दूर डेलमोंडन में कुत्ते का भौंकना भी साउंडेड क्लोज एट हैंड, बहुत करीब लग रहा था. मतलब डेलमोंडन जगह जो थी वहाँ से दूर थी, वहाँ पर एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था रात की खामोशी में कि वो कुत्ता बहुत करीब भौंक रहा है. मतलब उसकी आवाज़ बहुत नज़दीक आ रही थी. क्लोज एट हैंड मतलब हाथ के करीब नहीं, यहाँ पर इसका सेंस है कि बहुत नज़दीक. ये देखिए इधर दिया हुआ है, क्लोज एट हैंड मीन्स वेरी नियर, बहुत नज़दीक. हैंड का मतलब हाथ होता है, लेकिन क्लोज एट हैंड ये एक फ्रेज है, इसका पूरा मीनिंग है वेरी नियर, बहुत नज़दीक. And the man who walked on the road could hear the echo of his own steps, own footsteps following him like a knell. और जो आदमी था, एंड द मैन और कोई भी व्यक्ति, हु वॉकड ऑन द रोड जो रोड पर चलता था, कुड हियर सुन सकता था, द इको ऑफ हिज ओन फुट स्टेप अपने खुद के पैरों की आहट भी, फॉलोइंग हिम लाइक ए नैल जो कि मतलब मृत्यु की प्रतिध्वनि की तरह उसका पीछा कर रहे थे. मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपने कदमों की आहट सुन सकता था. मतलब जो आवाज़ें थी वो प्रतिध्वनियाँ मानो मौत की घंटियों की तरह पीछा कर रही थी. KNELL इसका मतलब होता है मौत की घंटी. पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया. मैंने हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर डाला है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे, और बाद में हम जब इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स रीड करेंगे हर चैप्टर के तो भी इजी रहेगा. और नंबर होने की वजह से अगर किसी पैराग्राफ के किसी वर्ड मीनिंग में या किसी में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम वो पैराग्राफ को रीड करेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, और उससे रिलेटेड कोई वर्ड हो तो उसका मीनिंग भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी. तो मूव करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ. Every now and then he made an effort to go more quietly. मतलब वो क्या कर रहा था, हर तरह से. Every now and then he made an effort to go more quietly. Quietly का मतलब होता है शांतिपूर्वक, एकदम चुपचाप. वह एक एक कदम चुपचाप चलने की कोशिश कर रहा था. बट द रोड साइड वॉज ए मास ऑफ थॉर्न्स. थॉर्न्स होते हैं कांटे, लेकिन रोड के सड़क के किनारे जो है मतलब कांटों का एक ढेर लगा हुआ था. एंड देयर क्रैकलिंग एंड रशलिंग वर नियरली एज लाउड एज द थर्ड ऑफ हिज फीट ऑन द रोड. और मतलब उन जो सड़क के किनारे जो कुछ भी कांटे पत्थर पड़े थे जिनका ढेर लगा हुआ था, उनकी सरसराहट और मतलब फड़फड़ाहट, मतलब उनकी जो आवाज़ें थी खड़खड़ाहट और सरसराहट, वो कैसी थी, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो उनको आसानी से जो था सुना जा सकता था. वो कोशिश तो कर रहा था बेचारा बहुत चुपचाप धीरे धीरे जाने की, लेकिन जो कांटों और पत्थरों की जो साइड में पड़े हुए थे रोड के, उनकी जो सरसराहट थी और खड़खड़ाहट थी, वर नियरली एज लाउड एज द थर्ड ऑफ हिज फीट ऑन द रोड. वह उतनी ही तेज थी जितना कि उसका चलना था रोड पर. बिसाइड्स दे मेड हिम गो स्लोली. वो धीरे धीरे जा रहा था. एंड ही हैड नो टाइम फॉर दैट. इसलिए उसे धीरे धीरे चलना था, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था, क्योंकि उसके चलने से वो पत्ते, कंकड़, पत्थर जिस पर भी वो चल रहा था, कांटों का ढेर, उसके चलने से क्या हो रहा था, उस पर बहुत आवाज़ें हो रही थी. लेकिन वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था एक एक कदम, बट उसके पास जो था समय नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि जो रखवाले थे जो उसका पीछा कर रहे थे वो उसे पकड़ लेंगे. पैराग्राफ 3. व्हेन ही केम टू मिसिज एडिस कॉटेज ही पॉज्ड ए मोमेंट. जब वो मिसिस एडिस के छोटे से घर, उनकी कॉटेज के पास आया तो वो एक पल के लिए झिझका. ओनली ए स्मॉल पैच ऑफ ग्रास ले बिटवीन इट एंड द रोड एंड ही लुक्ड इन एट द लाइटेड अनकर्टेन विंडो. सड़क और उनके घर के बीच में सिर्फ एक हरे रंग की छोटी सी पट्टी थी, मतलब घास का एक छोटा सा टुकड़ा था. उसने अंदर देखा और एक अनस्क्रीन खिड़की से प्रकाश आ रहा था, मतलब खिड़की पर पर्दा नहीं लगा हुआ था. अनकर्टेन विंडो मतलब खिड़की पर पर्दा नहीं लगा हुआ था, और बिना पर्दे की खिड़की से जो था बाहर प्रकाश आ रहा था. ही कुड सी मिसिज एडिस स्टूपिंग ओवर द फायर. और वह मिसिज एडिस को आग पर झुके हुए देख सकता था. मतलब स्टूपिंग ओवर होता है झुकना, मतलब वो जहाँ बैठी थी वहाँ पर आग थी, अंगीठी टाइप होगी कुछ, या चूल्हा होगा या फिर कोई सेगड़ी होगी.
टेकिंग सम पोट और कैटल ऑफ इट, इसके ऊपर से वो कोई केतली या फिर कोई बर्तन जो था वो नीचे उतार रही थी आग के ऊपर से। ही हेजिटेटेड, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, वो थोड़ा हिचकिचाया, एंड सीम टू वंडर, और उससे आश्चर्य हुआ। ही वॉज ए बिग हैवी वर्किंग मैन नॉट सक्सेसफुल, वह एक बड़ा मजबूत और मेहनती आदमी था लेकिन वह सफल नहीं था। कैसा व्यक्ति था? वह एक पतले कद का, बड़ा मतलब मेहनती लेकिन असफल व्यक्ति था। जजिंग बाय द पॉवर्टी ऑफ हिज अपीयरेंस, और उसकी जो मतलब उसका जो सामान्य पोशाक थी उससे उसकी गरीबी झलक रही थी, पता चल रहा था कि वह बहुत गरीब है। अपीयरेंस होता है जो आउटर लुक होता है ना, हम कैसे पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं, दैट। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। For a moment he made as if he would open the window, then he changed his mind and went to the door instead. एक पल के लिए उसने सोचा कि खिड़की खोलकर प्रवेश कर जाता हूँ, मतलब उसने खिड़की खोलकर प्रवेश करने का सोचा, लेकिन उसने अपना मन बदल दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। He changed his mind, इसका मतलब है उसने अपना मन बदल दिया, and went to the door instead. Instead का मतलब होता है बजाय, लेकिन वो खिड़की से जाने के बजाय दरवाजे की ओर बढ़ गया। पेज नंबर 44 कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 45 की ओर मूव करते हैं। ही डिड नॉट नॉक, उसने दस्तक नहीं दी, मतलब उसने खटखट नहीं की, बट वॉकड स्ट्रेट, लेकिन सीधा अंदर चला गया। द वुमेन एट द फायर टर्न्ड क्विकली राउंड, और जो महिला जो आग के पास बैठी थी, कौन थी वो? मिसिज एडिस थी। वो जल्दी से मतलब तेजी से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। टर्न्ड माने मुड़ना, क्विकली माने तेजी से, राउंड मीन्स मतलब गोल घुमा, यानी कि पीछे मुड़कर देखा। व्हाट यू पीटर क्राउच, तुम पीटर कौन? पीटर क्राउच तुम? शी सेड, उन्होंने कहा। आई डिडंट हियर यू नॉक, मैंने आपको दरवाजे पर दस्तक देते नहीं सुना। उसने कहा। आई डिडंट नॉक मैम, उसने कहा मैंने दस्तक नहीं दी मैडम। आई डिडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था। एनीबडी टू हियर, कि कोई सुने। आई डिड नॉट वॉन्ट, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है, जिसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ये है आई डिड नॉट वॉन्ट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो या कोई क्वेश्चन हो तो डिड नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था। एनीबडी टू हियर, टू हियर देखिए, टू हियर इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू आ जाता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो ये टू हियर क्या है? सुनना, ये इन्फिनेटिव है आपका। और ये डिड नॉट वांट जो है यहाँ पर भी डिडंट वांट है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। मैं नहीं चाहता था कि कोई सुने। हाउ इज़ दैट, मतलब ये कैसे है? मतलब वो कह रही है कि कोई नहीं चाहता तुम्हें सुने, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई कि भाई ऐसा कैसे, ये आया है, दस्तक भी नहीं दिया और बोल रहा है कि कोई सुने ना। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। वो बोला कि मैं परेशानी में हूँ। हिज हैंड्स वर शेकिंग ए लिटिल, और ऐसा बोलते हुए उसके हाथ जो है वो काँप रहे थे। शेकिंग होता है काँपना, ए लिटिल मतलब थोड़े से, मतलब ऐसा बोलते हुए उसके हाथ जो है थोड़े काँप रहे थे। व्हाट हैव यू डन, क्या किया तुमने? मिसिज एडिस ने उससे पूछा कि क्या किया तुमने ऐसा। आई शॉट ए मैन मिसिज एडिस, मैंने एक आदमी को गोली मार दी मिसिज एडिस। उसने बताया। यू, तुमने? यस आई शॉट हिम, हाँ मैंने उसे मार दिया। यू किल्ड हिम, तुमने उसे मार दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब उसने गोली मार दी लेकिन वो नहीं जानता था कि वो आदमी जीवित था या मृत था, मतलब उससे गोली लगने के बाद वह आदमी बचा या फिर वो मर गया। फॉर ए मोमेंट देयर वॉज साइलेंस इन द स्मॉल स्टफी किचन, और एक पल के लिए उस छोटी सी, स्मॉल मतलब छोटी सी, स्टफी किचन में मतलब भरी हुई, जिसमें बहुत सामान भरा हुआ था, और एक पल के लिए उस छोटी सी अंधेरी रसोई में सन्नाटा छा गया। साइलेंस मीन्स सन्नाटा। Then the kettle boiled over and Mrs. Addis mechanically put it at the side of the fire. और फिर जो था केतली में जो भी पानी था वो उबल गया, जो कुछ भी था केतली में वो उबल गया, मतलब चाय थी, कॉफ़ी थी या पानी था, जो कुछ भी था, चाय कॉफ़ी दूध पानी जो कुछ भी था वो उबल गया। और उसमें उबाल आ गया, बॉइल्ड मीन्स उबल गया, उबाल आ गया। और मिसिज एडिस ने क्या किया? उसे यंत्रपूर्वक मतलब उतार कर आग के दूसरी साइड रख दिया। मतलब जैसे हम लोग घर में कुछ उतार के रखते हैं ना नीचे आग पे, जब वो पक जाता है, गर्म हो जाता है, उन्होंने उसे उस स्टोव से उतार कर लिया और एक तरफ रख दिया आग से उतार कर। शी वॉज ए स्मॉल, वो एक छोटी थिन पतली वुमेन थी, विद ए ब्राउन हार्ड फेस, वह एक छोटी दुबली पतली महिला थी, कठोर चेहरे वाली। ऑन विच द स्किन हैड ड्राइड इन इन्यूमरेबल स्मॉल हेयर लाइक रिंकल्स, और उनकी जो त्वचा थी उस पर छोटी छोटी बालों की तरह बारीक झुर्रियों से सूख गई थी, मतलब झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ उनके चेहरे पर आ गई थी। इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, स्मॉल हेयर लाइक रिंकल्स मतलब बालों जैसी छोटी छोटी असंख्य झुर्रियों से उनका चेहरा जो था सूख गया। शी वॉज प्रोबेबली नॉट मोर देन 42, प्रोबेबली का मतलब होता है लगभग, मतलब अनुमान लगाए। वो कह रहा है कि वह लगभग जो है वो 42 साल से ज़्यादा की नहीं थी, मतलब लगभग 42 ईयर्स से ज़्यादा उनकी आयु जो थी वो नहीं थी।
बट लेकिन लाइफ ट्रीट्स सम वुमेन हार्ड इन द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ससेक्स। लेकिन ससेक्स के ग्रामीण इलाकों में, कृषि क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन कैसा था? कठिन था। जीवन बहुत, लाइफ ट्रीट्स सम वुमेन हार्ड मतलब उनका जीवन जो था वो बहुत कठिन था। एंड मिसिज एडिस लाइफ हैड बीन हार्डर देन मोस्ट, और मिसिज जो एडिस का जीवन था वो तो सबसे ही अधिक कठिन था। हार्डर देन मोस्ट मतलब अधिकांश लोगों में सबसे अधिक कठिन किसका जीवन था? मिसिज एडिस का, जो कि 42 साल की उम्र में इतनी बूढ़ी लग रही थी कि उनका पूरा चेहरा जो है अनगिनत झुर्रियों से भर चुका था। What do you want me to do for you, Peter Crouch? She said a little sorely. उसने थोड़ा नाराज होते हुए, थोड़े रूखेपन से पूछा कि क्या चाहते हो तुम पीटर क्राउच? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मतलब क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए क्या करूं? पीटर क्राउच, पीटर क्राउच किसका नाम है? उस आदमी का है जिसने रखवाले को, पशुओं के रखवाले को जो है गोली मार दी है और अब मिसिज एडिस के घर में आया है उनसे हेल्प मांगने के लिए। लेट मी स्टे हियर ए बिट, मुझे आप यहाँ थोड़ा रुकने के लिए दें। मतलब स्टे हियर ए बिट क्या मतलब? वो कह रहा है कि मुझे आप यहाँ रुकने दें, छिपने दें। इज़ देयर नोवेयर यू कैन पुट मी टिल दे हैव गॉन, क्या आप मुझे मतलब कहीं छिपने दे सकती हैं जब तक कि वो लोग चले नहीं जाते? अनटिल दे हैव गॉन, जब तक कि वो चले नहीं जाते। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है। टिल दे हैव गॉन, जब तक कि वो जा चुके। हु इज दे, कौन है वे? द कीपर्स, रखवाले, पशुओं के रखवाले। ओ यू हैव हैड ए क्वेरल विद द कीपर्स हैव यू, अच्छा तो तुम्हारा जो है पशुओं के रखवालों से, पशुपालकों से झगड़ा हो गया है। यस आई वॉज डाउन बाई सिंडरवुड, हाँ मैं नीचे सिंडरवुड में था। देखिए दूसरे जंगल का नाम आ गया, जैसे ऊपर हैमरवुड था, यहाँ पर क्या नाम है? सिंडरवुड। तो इस तरीके से ये नाम है अलग अलग जंगल के। हैमरवुड मतलब हथौड़ों का जंगल नहीं है, उसका नाम है हैमरवुड, और इस जंगल का नाम क्या है? सिंडरवुड। यस आई वॉज डाउन बाई सिंडरवुड सीइंग इफ आई कुड पिक अप एनीथिंग एंड द कीपर्स फाउंड मी, हाँ मैं सिंडरवुड में था ये देखने के लिए कि कोई शिकार है क्या, मतलब वो कोई शिकार करना चाहता था, और वहाँ के जो पशुपालक थे, वहाँ के जो रखवाले थे, कीपर्स थे, उन्होंने मुझे देख लिया। देयर वर 4 to 1, 4 to 1 मतलब 1 पर 4। वो कह रहा है कि मैं अकेला था और वो 4 थे। सो आई यूज्ड माई गन, इसलिए मैंने जो था अपनी गन का, अपनी बंदूक का उपयोग किया। देन आई रैन फॉर इट, और तब मैं वहाँ से भाग गया। दे आर आफ्टर मी, वे मेरा पीछा कर रहे हैं, वे मेरे पीछे हैं। दे कांट बी फार ऑफ नाउ, और वे अब बहुत दूर नहीं होंगे। मिसिज एडिस डिड नॉट स्पीक फॉर ए मोमेंट, मिसिज एडिस जो है वो एक पल के लिए भी नहीं बोली। डिड नॉट स्पीक फॉर ए मोमेंट मतलब वो खामोश रही, वो एक पल के लिए भी नहीं बोली। क्राउच लुक्ड एट हर बिसीचिंगली, बिसीचिंगली का मतलब होता है यातना पूर्वक, मतलब विनती करते हुए। और क्राउच ने मिसिज एडिस की तरफ जो है बहुत ही याचना पूर्वक, बहुत विनती करते हुए देखा कि मिसिज एडिस जो है वो उसकी मदद करेंगी। पेज नंबर 45 कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 46 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 46। यू माइट डू इट फॉर टॉम्स सेक ही सेड, टॉम सेक मतलब टॉम की खातिर। उसने कहा मिसिज एडिस से, पीटर क्राउच ने, कि आप टॉम की खातिर ये कर सकती हैं, मतलब टॉम की खातिर आप मेरी मदद कर सकती हैं। यू हैवंट बीन एन ओवर गुड फ्रेंड टू टॉम, स्नैप्ड मिसिज एडिस। और मिसिज एडिस ने उससे कहा कि तुम एक दोस्त के रूप में टॉम के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, मतलब उनका कहना था। तेजी से उन्होंने कहा, स्नैप्ड मिसिज एडिस, तेजी से मिसिज एडिस ने कहा कि तुम तो टॉम के लिए एक अच्छे दोस्त नहीं रहे, बट टॉम हैज़ बीन ए वेरी गुड फ्रेंड टू मी, ही वुड वॉन्ट यू टू स्टैंड बाय मी टुनाइट। लेकिन पलटकर उसने कहा कि टॉम हमेशा एक दोस्त के रूप में मेरे लिए अच्छा रहा है, और वह चाहता है कि आज आप मेरे साथ खड़ी रहो, मतलब आज आप मेरा साथ दो, मेरी हेल्प करो। वेल आई वोंट से ही वुडंट, हाँ अब वो कह रही है कि हाँ ठीक है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि वह ऐसा नहीं कहेगा। मे बी यू कैन स्टे टिल ही कम्स होम टू नाइट, ठीक है आज रात जब तक वो वापस आए आप यहाँ रुक सकते हैं। देन वी कैन हियर वॉट ही सेज अबाउट इट, और तब हम देखेंगे कि वह इस बारे में क्या कहना चाहता है। ही विल बी अप एट वर्क फॉर एन आवर येट, वह अभी 1 घंटा और काम पर रहेगा, मतलब 1 घंटे का काम किसका? टॉम का बाकी था। एंड द कोस्ट विल बी क्लियर बाय देन, और तब तक जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट है, वो भी साफ हो जाएगा। आई कैन गेट अवे आउट ऑफ द कंट्री, और तब मैं जो है देश से भाग सकता हूँ। गेट अवे मतलब दूर भाग जाना, आउट ऑफ द कंट्री, और तब मैं देश से जो है दूर भाग जाऊंगा। वेयर विल यू गो, कहाँ जाओगे तुम? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देयर इज टाइम टू थिंक ऑफ दैट, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन अभी वो कह रही है कि ठीक है अभी तुम्हारे पास समय है थोड़ा सोचने के लिए, तो इसके बारे में सोच लो। देयर इज टाइम टू थिंक ऑफ दैट, इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय है।
वो कह रहा है मुझे नहीं पता, वो कह रहा है, पीटर क्राउच कह रहा है कि मुझे नहीं पता, देयर इज टाइम टू थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचने के लिए अभी समय है। अब पैराग्राफ 9 की तरफ आते हैं। वेल यू कैन थिंक ऑफ इट इन हियर, शी सेड ड्राइली, और उसने रूखेपन से कहा, ड्राइली मतलब रूखेपन से कहा कि ठीक है, यू कैन थिंक इट हियर, मतलब आप यहाँ पर अब उसके बारे में सोच सकते हैं। ओपनिंग ए डोर, एक दरवाजा खोलते हुए, विच लेड फ्रॉम द किचन इनटू द स्मॉल शेड एट द बैक ऑफ द कॉटेज, एक किचन से उसने एक दरवाजा खोलते हुए जो कहाँ पर जाता था, पीछे जाता था, कॉटेज के पीछे जाता था वह दरवाजा, और वहाँ पर एक छोटा सा शेड था, शेड स्मॉल शेड था, एक छोटा सा शेड था। दे विल नेवर गेस यू आर देयर, और वो कहती हैं उससे, मिसिज एडिस, मिसिज जो वो हैं वो उससे कहती है कि आपको वहाँ पर, मिसिज एडिस कहती है कि वहाँ पर आपको कोई नहीं देख पाएगा। दे विल नेवर गेस, वो कभी अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि आप यहाँ हैं। स्पेशली इफ़ आई टेल देम आई हैवंट सीन यू टुनाइट, स्पेशली तब जब मैं उन्हें, खासकर अगर मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैंने आज रात आपको नहीं देखा है। यू आर ए गुड वुमेन मिसिज एडिस, मिसिज एडिस आप एक बहुत अच्छी महिला हैं। आई नो आई एम नॉट वर्थ योर स्टैंडिंग बाय मी, मैं जानता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा रह सकूँ, बट मे बी आई वुड हैव बीन डिफरेंट इफ़ आई हैड ए मदर लाइक टॉम। वो कह रहा है कि मैं भी बहुत अच्छा होता अगर मेरे पास भी टॉम के जैसी एक माँ होती। मतलब उसका कहना है कि अगर जैसे मिसिज एडिस किसकी मम्मी है, टॉम की, तो वो कह रहा है कि अगर आप जैसी एक अच्छी माँ होती, टॉम जैसी एक अच्छी माँ मेरे पास भी होती, तो मैं भी एक अच्छा इंसान होता। ऐसा नहीं होता। पैराग्राफ 10। शी डिड नॉट स्पीक बट शट द डोर, वह कुछ नहीं बोली, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड ही वॉज इन डार्कनेस सेव फॉर ए स्मॉल रे ऑफ लाइट दैट केम थ्रू वन ऑफ द क्रैक्स, क्रैक्स होती है दरार, और वो क्या था, बिना कुछ शब्द कहे उन्होंने, मिसिज एडिस ने दरवाज़ा बंद कर दिया, और दरवाजे की दरार से आने वाली रोशनी की सूक्ष्म झिलमिलाहट में वो अंदर अकेला था उस शेड में, उसमें आश्रय लेकर वह अकेला उस रूम में था। बाय दिस लाइट, और उस दरार में से जो रोशनी आ रही थी, उस रोशनी में से ही कुड सी हर मूविंग टू एंड फ्रो, उस रोशनी में से वो उनको इधर उधर आते जाते देख सकता था। प्रिपेयरिंग टॉम से सपर होता है रात का खाना, टॉम के लिए रात का खाना बनाते हुए वो उस दरार में से उनको इधर उधर करते हुए देख सकता था। इन अनदर आवर टॉम वुड बी होम फ्रॉम आयरन लैच फार्म, और अगले 1 घंटे में टॉम जो है वो आयरन लैच फार्म से घर आ जाएगा। इन अनदर आवर मतलब अगले 1 घंटे में। टॉम वुड बी होम, टॉम घर आ जाएगा, फ्रॉम आयरन लैच फार्म, आयरन लैच फार्म से टॉम जो है घर आ जाएगा। वेयर ही वर्कड एवरी डे, जहाँ वह हर दिन काम करने के लिए जाता था, मतलब टॉम हर दिन आयरन लैच जो है, आयरन लैच फार्म है, वहाँ पर काम करने के लिए जाता था। पीटर क्राउच ट्रस्टेड टॉम टू हेल्प हिम, पीटर क्राउच को भरोसा था कि टॉम जो है उसकी हेल्प करेगा। फॉर दे हैड बीन फ्रेंड्स व्हेन दे वेंट टुगेदर टू द नेशनल स्कूल एट लैम्बरथर्स्ट, क्योंकि टॉम को भरोसा था कि पीटर को भरोसा था कि टॉम उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो लोग तब से फ्रेंड थे जब वे लोग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, जब वे दोनों टुगेदर साथ में नेशनल स्कूल एट लैम्बरथर्स्ट में जाते थे, जब वे दोनों एक साथ नेशनल स्कूल में जाते थे, जो कि कहाँ पर था, लैम्बरहर्स्ट में था। मतलब लैम्बरहर्स्ट नेशनल स्कूल में जब वो लोग एक साथ पढ़ने जाते थे, तब से उन दोनों की दोस्ती थी। एंड हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय देयर वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड करियर्स, और उन दोनों के अलग अलग स्वभाव और पेशों के बावजूद भी उनकी दोस्ती कायम रही। डिफरेंट कैरेक्टर्स मतलब अलग अलग थे उनका स्वभाव, एंड करियर्स मतलब अलग अलग उनके पेशे थे। पैराग्राफ नंबर 11। पीटर क्राउच हडल डाउन अपॉन द सैक्स दैट फिल्ड वन कॉर्नर ऑफ द शेड, और अंदर जो कोने में तंबू में जो ढेर लगा हुआ था, सैक होता है, बोरे जो पड़े हुए थे एक कोने में इकट्ठे हुए थे, उन पर पीटर क्राउच जो था हडल डाउन मतलब आलती पालती मार के बैठ गया। ए डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकिंग बिगेन टू कम थ्रू फ्रॉम द किचन, और किचन में से एक मतलब बहुत अच्छी खाने की जो थी महक थी, खुशबू थी, वो आने लगी। ए डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकिंग बिगेन टू कम थ्रू फ्रॉम द किचन एंड ही होप्ड मिसिज एडिस वुड नॉट डिनाई हिम ए शेयर ऑफ द सपर व्हेन टॉम केम होम, फॉर ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही हैड ए लॉन्ग वे टू गो। और जब टॉम घर, और उसे उम्मीद थी कि जब टॉम घर आएगा तो श्रीमती एडिस जो है उसे अपने खाने में से, मतलब उन्होंने टॉम के लिए जो खाना बनाया उसमें से उसे कुछ हिस्सा देंगी, क्योंकि वो बहुत भूखा था। बिकॉज, फॉर का मतलब यहाँ पर है बिकॉज, फॉर ही वॉज वेरी हंग्री, फॉर मतलब क्योंकि, फॉर ही वॉज वेरी हंग्री क्योंकि वह जो था वो बहुत भूखा था। एंड ही हैड ए लॉन्ग वे टू गो, और उसे काफ़ी दूर जाना था। हैड ए लॉन्ग वे टू गो मतलब बहुत दूर जाना था। ही हैड फॉलन इन टू ए काइंड ऑफ हेल्पलेस डोज व्हेन ही वॉज राउज्ड बाई द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स ऑन द रोड, और क्या हुआ, अचानक से उसकी जो थी
अनजाने में उसकी आंख लग गई। ही हैड फॉलन इनटू ए काइंड ऑफ हेल्पलेस डोज, और अनजाने में जो था उसकी आंख लग गई व्हेन ही वाज राउज्ड, और जब वो उठा बाय द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स ऑन द रोड, और तभी वह सड़क पर कदमों की आहट सुनकर जाग गया। ही वाज राउज्ड, वो जाग गया, किसके द्वारा जाग गया? साउंड ऑफ फुटस्टेप, रोड पर जो सड़क पर जो कदमों की आहट थी उसे सुनकर वो जाग गया। पेज नंबर 46 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 47। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए हिज पुअर हार्ट नियरली चॉक्ड हिम विद इट्स बीटिंग, और एक पल के लिए तो उसका जो दिल है वो इतना जोर से धड़का कि वह लगभग मर ही गया। मतलब उसको लगा कि वो लोग उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं, तो उसका जो था दिल इतनी तेजी से धड़का कि वह लगभग मर ही गया। बीटिंग होता है धड़कना। दे वर द कीपर्स, वे कौन थे? वे रक्षक थे, कीपर्स थे, रखवाले थे। दे हैड गेस्ड वेयर ही वाज, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि लगता है उन्होंने पता लगा लिया है, अनुमान लगा लिया है कि मैं कहाँ था। विद मिसिज एडिस, मिसिज एडिस के साथ था हिज ओल्ड फ्रेंड्स मदर, उसके पुराने दोस्त की माँ। मतलब वो अपने आप ही सोच रहा है कि वे तो अनुचर लोग थे, रखवाले थे, और उन्हें अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि वह अपने पुराने मित्र की माँ मिसिज एडिस के पास आया था। उसने सोचा ऐसा। ही हैड बीन ए फूल टू कम टू द कॉटेज, और अब उसे लग रहा था कि वह कितना मूर्ख था, मतलब उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की इस कॉटेज में आके। नियरली लॉसिंग हिज सेल्फ कंट्रोल, और अपना आत्म संतुलन लगभग उसने खो ही दिया था। ही शैंक इनटू द कॉर्नर, और वो कोने में जो था छिप गया, मतलब उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था, और वो बेचारा कांपता हुआ क्या किया? शिवरिंग मीन्स कांपता हुआ, हाफ सॉबिंग मतलब जैसे मतलब दुख से रोता रोता नहीं होता, सुबकता है, ऐसे सुबकता हुआ सा वो कोने में छिप गया। बट द फुट स्टेप्स वेंट बाय, लेकिन वो जो पदचाप थी, फुट स्टेप्स मीन्स पदचाप थी, वो दूर चली गई। दी नेक्स्ट मिनट, अगले ही पल, मिसिज एडिस स्टक हर हेड इनटू द शेड, और अगले ही पल श्रीमती एडिस जो है वो शेड में से, छतरी में, उस शेड में से जो थी वो झांकी। दैट वॉज द कीपर, शी सेड शॉर्टली, और उसने तेजी से कहा कि वो कौन थे? रूखेपन से कहा रखवाले थे। आई सा दैम गो बाय, दे हैड लैंटर्न, हाँ मैंने, अब वो बोल रहा है, हाँ मैंने उन्हें जाते हुए देखा, उनके पास लैंटर्न थी। मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्लिप्ड आउट नाउ एंड वेंट टुवर्ड्स कैंसीरोन, वो कह रही है कि बेहतर होगा कि अगर अभी आप चले जाए और कैंसीरोन भाग जाएं। यू हैड मिस दैम दैट वे एंड गेट ओवर टू कैंट, वहाँ से आप उनके हाथों में पड़े बिना, मतलब वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। देयर इज़ ए लंडन ट्रेन, वहाँ से एक लंदन की ट्रेन है, दैट कम्स फ्रॉम टनब्रिज वेल्स एट 10 to 9। अब वो कह रही है कि वहाँ से आप उनके हाथों में बिना पड़े कैंट पहुँच सकते हैं। टनब्रिज वेल्स से लंदन जाने वाली एक ट्रेन आज रात 10 बजे है। वो कह रही है कि वहाँ से आप उनके हाथों में पड़ेंगे भी नहीं, और आप कैंसीरोन पहुँच जाएंगे। और आज रात को लंदन के लिए वहाँ मतलब टनब्रिज से एक ट्रेन आएगी जो रात को 10 बजे आपको कहाँ लेकर जाएगी? लंदन। वो कह रहा है, मतलब मिसिज एडिस उसको ये सारी बातें कह रही हैं कि आप उनके हाथों में बिना पड़े कैंट पहुँच सकते हैं। टनब्रिज वेल्स से लंदन ट्रेन अब रात 10 बजे है। दैट वुड बी ए फाइन थिंग फॉर मी मैम, यह बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, बहुत सुविधाजनक होगा। बट आई हैवंट द प्राइस ऑफ ए टिकट ऑन मी, लेकिन मेरे पास एक टिकट के भी पैसे नहीं हैं। शी वेंट टू वन ऑफ द किचन ड्रॉवर्स, और वो उन्होंने किचन की जो ड्रॉवर थी उसको खोला। हियर इज 7 shillings, और फिर उसको 7 shilling उन्होंने दिया और कहा यह लो 7 shilling। इट विल बी योर फेयर टू लंडन एंड ए बिट ओवर, ये तुम्हारा लंदन के टिकट होगा और कुछ अधिक ही है। मतलब वो कह रही है कि लंदन का टिकट होने के बाद भी तुम्हारे पास बच जाएंगे थोड़े पैसे। इट विल बी योर फेयर टू लंडन एंड ए बिट ओवर, और थोड़ा अधिक ही है ये। फॉर ए मोमेंट ही डिडंट स्पीक, एक पल के लिए वो कुछ भी नहीं बोला। कौन? पीटर क्राउच। देन ही सेड, और तब उसने कहा, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू मैम, मैं नहीं जानता कि आपको, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूँ। ओ यू नीड नॉट थैंक मी, ओ तुम्हें मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम डूइंग इट फॉर टॉम, मैं ये सब टॉम की खातिर कर रही हूँ। आई होप यू वॉन्ट गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस, मुझे उम्मीद है कि ये सब करने की वजह से आप किसी परेशानी में नहीं फंसेंगी। देयर इजंट मच फियर, इसमें डर की कोई बात नहीं है। नो वन इज एवर लाइकली टू नो यू हैव बीन इन दिस कॉटेज, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप इस कॉटेज में आए थे। दैट्स वाई आई हैड सूनर यू वेंट बिफोर टॉम केम बैक, फॉर मे बी ही वुड ब्रिंग ए फ्रेंड विद हिम एंड दैट वुड मेक ए ट्रबल।
मतलब वो कह रही है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप इस कॉटेज में आए थे, लेकिन बेहतर होगा कि आप टॉम के आने से पहले यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगर वह घर के रास्ते में अपने साथ किसी दोस्त को लेकर आया तो यह मुश्किल हो जाएगा। दैट वुड मेक ए ट्रबल, तो इससे परेशानी होगी। इफ़ ही वुड ब्रिंग ए फ्रेंड विद हिम, मतलब घर के रास्ते में अगर वो अपने साथ किसी फ्रेंड को लेकर आएगा तो इससे परेशानी होगी। शी ओपन द डोर फॉर हिम बट ऑन द थ्रेशोल्ड दे बोथ स्टूड स्टिल, उसने श्रीमती एडिस ने जो है उसके लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन वे दोनों दहलीज पर निश्चल खड़े थे। दे बोथ स्टूड स्टिल, वे दोनों एकदम निश्चित खड़े थे, शांत खड़े थे। ऑन दी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होती है घर की दहलीज। फॉर अगेन फुट स्टेप्स कुड बी हर्ड अप्रोचिंग दिस टाइम फ्रॉम द फार साउथ, क्योंकि दोबारा जो है दक्षिण की ओर से एक बार फिर से कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। मे बी इट इज़ टॉम सैड मिसिज एडिस, मिसिज एडिस ने कहा अवश्य ही टॉम आ गया होगा, मतलब उनको लगा कि जरूर ये टॉम ही होगा। देयर इज़ मोर देन वन मैन देयर, अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, एक से ज़्यादा आदमी आते नज़र आ रहे हैं। एंड आई कैन हियर वॉइसेस, और मैं जो है उनके आने की आवाज़ें सुन सकता हूँ। यू हैड बेटर गो बैक शी सेड सॉरी, उसने कहा कि बेहतर होगा कि तुम अंदर वापस जाओ। उसने जल्दी से कहा, किसने कहा? मिसिज एडिस ने टॉम से कहा कि बेहतर होगा तुम जल्दी से अंदर जाओ। वेट टिल दे हैव पास्ड अवे, और उनके वापस जाने तक वहीं रहो, मतलब वो कह रही है कि जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते तुम वहीं रहो। With an unwilling shrug, he went back into the little dusty shed which he had come to hate, and she locked the door upon. अप्रसन्नता से अपने कंधे उचकाते हुए, unwilling shrug means अपने कंधे उचकाते हुए वह उस विचित्र छोटे से शेड में वापस चला गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और क्या किया, और ताला लगा दिया। विच ही हैड कम टू हेट, जिससे उसे घृणा थी, मतलब उसे वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एंड शी लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। पेज नंबर 47 कंप्लीट हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू दी पेज नंबर 48। और इस पेज का जो ये पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इसका नंबर है 17। द फुट स्टेप्स ड्रू नियर, और कदम जो है वो करीब आ गए थे। दे केम स्लोली एंड हैविली दिस टाइम, और इस बार वो धीमे और भारी लग रहे थे, मतलब धीरे धीरे आ रहे थे लेकिन बहुत भारी लग रहे थे। फॉर ए मोमेंट ही थॉट दे वुड पास ऑल्सो, एक पल के लिए उसने सोचा कि कदम दूर हो गए हैं। बट देयर मोमेंटरी डलिंग वॉज ओनली द क्रॉसिंग ऑफ द स्ट्रिप ऑफ ग्रास आउटसाइड द डोर, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के सामने लॉन पार कर रहे थे तो कुछ धीमा लग रहा था, उनका जो स्वर था वो कुछ धीमा लग रहा था। द नेक्स्ट मिनट देयर वॉज ए नॉक, और अगले ही पल क्या हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। इट वॉज नॉट टॉम देन, लेकिन वह टॉम नहीं था। ट्रैवलिंग विद एंग्जाइटी एंड क्यूरियोसिटी, मतलब चिंता से, ट्रैवलिंग मीन्स मतलब कांपते हुए, असाधारण बेची और अधीरता से कांपते हुए पीटर क्राउच पुट हिज आई टू वन ऑफ द न्यूमरस क्रैक्स इन द डोर एंड लुक्ड थ्रू इनटू द किचन। दरवाजे में जो असंख्य, न्यूमरस मतलब असंख्य जो दरारें थी उसमें से पीटर क्राउच ने जो था झांक कर किचन में देखा। ही saw मिसिज एडिस गो टू द कॉटेज डोर बट बिफोर शी कुड ओपन इट ए मैन केम इन क्विकली एंड शट इट बिहाइंड हिम, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल पाती एक आदमी ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। Crouch recognized Widler, one of the keepers of the Scotney Castle, and he felt his hands and feet grow leaden cold. उसने क्या किया, इससे पहले कि मतलब वो दरवाज़ा खुलती एक आदमी अंदर आ गया और क्रॉच ने देखा कि स्कॉटनी कैसल के रक्षक विडलर को पहचान लिया। उसका नाम क्या था, विडलर था, और वो कौन था, स्कॉटनी जो था, स्कॉटनी कैसल का जो था रक्षक था। कैसल किले को बोलते हैं, तो स्कॉटनी कैसल मतलब जगह का नाम है, स्कॉटनी कैसल का वो एक रक्षक था। और उसने क्या महसूस किया कि उसके जो हाथ थे वो एकदम, मतलब उसने पहचान लिया था विडलर को, और उसे उसके हाथ पैर जो थे वो डर से कांपने लगे। ग्रीव लीडन को, मतलब उसके हाथ पैर जो थे वो डर से जो थे कांपने लगे बेचारे के। उसको लगा कि ये जो रक्षक है, कीपर है, उसे ही पकड़ने आया है। दे न्यू वेयर ही वाज देन, मतलब उसने अनुमान लगाया कि अब उनको पता चल गया है कि मैं कहाँ पर, उन्हें ये बात समझ में आ गई है, ऐसा लगता है उसको। दे हैड फॉलोड हिम, उन्होंने उसका पीछा वे उसका पीछा कर रहे थे ना, इसलिए उसे लगा। दे हैड गेस दैट ही हैड टेकन रिफ्यूज विद मिसिस एडिस, उसको लगा कि उनको अनुमान लग गया है कि मैंने जो है, रिफ्यूज़ होता है शरण लेना, कि मैंने जो है मिसिस एडिस के घर में शरण ली है। इट वॉज ऑल अप, उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। ही वॉज नॉट रियली हिडन, और वो तो छुपा ही नहीं था, मतलब उसे लगा कि वह तो छुपा हुआ था लेकिन वह सही जगह नहीं छिपा था। देयर वॉज नो प्लेस फॉर हिम टू हाइड, और उसके लिए छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। डायरेक्टली दे ओपन द इनर डोर दे वुड सी हिम, अब वो सोच रहा है कि वो डायरेक्टली जो है सीधे एकदम पीछे का दरवाज़ा खोलेंगे और उसको देख सकते थे।
वाई couldn't ही थिंक ऑफ थिंग्स बेटर, मतलब वो कुछ और अच्छा कुछ बेहतर क्यों नहीं मतलब उसको सूझा, उसने कोई अच्छी जगह क्यों नहीं सूझी। वाई वॉजंट ही क्लेवरर एट लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ, वो अपनी मतलब वो अपना ख्याल रखने के लिए चालाक क्यों नहीं था, उस मतलब उसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वो अपना ध्यान रख पाता, चालाकी नहीं थी उसमें। लाइक अदर मैन, दूसरे लोगों की तरह वह चालाक नहीं था। हिज लेग सडनली रिफ्यूज टू सपोर्ट हिम, और उसके पैरों ने उसका साथ देने से, सपोर्ट करने से मना कर दिया। मतलब वो इतना बेचारा घबरा गया, इतना बेचैन हो गया, उसे लगा कि वे लोग मेरा फॉलो कर रहे थे, इसलिए उन्हें पता चल गया है कि मिसिज एडिस जो है वो मेरे दोस्त की माँ है और मैं इनके घर में ही छिपा हुआ हूँ। ये सब सोचकर उसके जो थे पैर जो थे वो बेचारे साथ नहीं दे रहे थे उसका, वो बहुत वीक महसूस कर रहा था। एंड ही सेट डाउन ऑन द पाइल ऑफ सेक्स, और वह बोरियों के ढेर पर बैठ गया। सैक होता है बोरियों का ढेर, पाइल होता है ढेर, पाइल ऑफ सेक्स मतलब बोरियों के ढेर पर बैठ गया। द मैन इन द किचन सीम्ड टू हैव सम डिफिकल्टी इन सेइंग व्हाट ही वांटेड टू मिसिज एडिस, और जो आदमी था रसोई के, उस आदमी को परेशानी हो रही थी वो बात कहने में जो वह मिसिज एडिस से कहना चाहता था। ही स्टूड बिफोर हर साइलेंटली ट्विस्टिंग हिज कैप, वह चुपचाप खड़ा रहा और अपनी टोपी ठीक करता रहा। वेल what is it she asked, I want to speak to you मैम। वो कहती है ये सब क्या है, मतलब वो कुछ मतलब वो कहती है कि क्या बात है, वो कह रहा है मुझे आपसे बात करनी है मैडम। पीटर क्राउच ने सुना, स्ट्रेनिंग हिज ईयर्स फॉर हिज थर्डिंग हार्ट नियरली ड्राउन द वॉइस इन द नेक्स्ट रूम, और उसने जो था मतलब दूसरे कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी वह पीटर क्राउच ने उनको सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डाला, और अपने दिल की धड़कन से परे कमरों की आवाज़ों को सुनने में असमर्थ था, मतलब आवाज़ें आ नहीं रही थी उतनी क्लियर। ओ नो, ही वॉज श्योर शी वुड नॉट गिव हिम अवे, मतलब और उसे नहीं मतलब उसको लग रहा था कि कहीं मतलब वो बता तो नहीं देंगी मेरे बारे में, उन लोगों के प्रति उनको कोई मतलब देनदारी तो नहीं थी उनको बताना, मतलब वो बेचारा कंफ्यूज था कि वो मेरे बारे में उसको बता देंगी क्या। इफ़ ओनली फॉर टॉम सेक शी वॉज ए गुड शॉट मिसिज एडिस, उसने कहा सिर्फ टॉम की खातिर वो जो है वो बहुत अच्छी महिला थी। वेल शी सेड शार्पली एज द मैन रिमेन टंग टाइड, पीटर मतलब उसने कहा कि मतलब वो बेचारा सोच रहा है कि क्या बात है, मतलब उसकी जो थी जीप थी आवाज़ ही बंद हो गई। उसने तेजी से कहा एज द मैन रिमेन टंग टाइड, आदमी की जो थी वो खामोश सा रहा, चुप रहा। आई हैव ब्रॉट यू बैड न्यूज़, मैं आपके लिए एक बहुत ही बुरा समाचार लाया हूँ मैडम। हर एक्सप्रेशन चेंज, उसका जो था एक्सप्रेशन था वही चेंज हो गया। व्हाट इज़ इट, इट इज़ंट टॉम इज़ इट, ये टॉम के बारे में तो नहीं है, वो कह रही। ही इज़ आउटसाइड सेड द कीपर, और रखवाले ने कहा कि वह बाहर है, मतलब वो बेचारा समझ नहीं पाया कि वो कैसे उस बूढ़ी औरत को बताए कि उसके बेटे के बारे में जो वो खबर लेके आया है। आगे देखते हैं। वॉट डू यू मीन सैड मिसिज एडिस एंड शी मूव द डोर, वो कह रही है कि आपका आशय क्या है, मतलब क्या बात है कि वह बाहर है, आप ये क्या कहना चाहते हैं। और श्रीमती एडिस ने जो है दरवाज़ा खोलते हुए वो बाहर आ गई। डोंट मैम, नहीं नहीं मैडम, नॉट टिल आई हैव टोल्ड यू, तब तक नहीं जब तक मैं ऐसा नहीं कहता, मतलब वो कह रही है कि जब तक नहीं जब तक मैं आपको बता ना दूँ। टोल्ड मी वॉट, तो बताओ ना मुझे क्या बात है। ओ बी क्विक मैन, जल्दी करो मैन, फॉर मर्सी सेक, मतलब भगवान की खातिर वो कह रही है कि कृपया जल्दी बोलो। एंड शी ट्राई टू पुश पास्ट हिम टू द डोर, और उसने उसे धक्का दिया और दरवाजे पर चली गई, क्योंकि किसके बारे में बात होने वाली थी, उसके बेटे टॉम के बारे में। चैप्टर 48 तक हम रीड कर चुके, इस चैप्टर को 1.5 को आधा हम हाफ पेज 48 तक रीड कर चुके हैं। अब जो पेज 2 पेजेस बचे हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 की साई को सब्सक्राइब करें। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम इसका जो बाकी का पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।